अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है अपने चैप्टर नंबर 14 के शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है इसका, तो आप लोगों ने वीडियो को जो है वो कंप्लीट देखना है। तो हमारे पास है सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट इट इक्वेशन। अच्छा, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोगों ने एक चीज देखी है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपनी मेन पोजीशन के आगे और पीछे अपनी मोशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक हो गया। अब उसने बात की है इक्वेशन लिखने की। अब यहाँ पर हम लोग जो चीज एक्सप्लेन करेंगे वो हम ये बताएंगे कि एक तो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो टाइप है किस चीज की, ऑसिलेटरी मोशन की। दूसरा हमारे पास हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके एक्सेलरेशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। तो मैं कहता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। क्या हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो किस चीज की टाइप है, ऑसिलेटरी मोशन की टाइप है हमारे पास। इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। आपका जो एक्सेलरेशन है वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, आपका ये जो एक्सेलरेशन है वो किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, आप लोगों के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। एंड ऑलवेज टुवर्ड द मेन पोजीशन, और हमेशा वो किस तरफ होता है, अपनी मेन पोजीशन की तरफ होता है। हम यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम भी आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके डायग्राम ले, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल पेंडुलम मेन पोजीशन, तो मैं इसको यहां पे डिस्प्लेस करूं। ठीक है, डिस्प्लेस करने के बाद हम इसको अपने हाथ से छोड़ें तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ मूव करेगा, मेन पोजीशन की तरफ एक्सेलरेट को करना स्टार्ट कर देगा। जबकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस तरफ कवर हुआ है, ओ से ए, और आपका ऑब्जेक्ट किस तरफ आएगा, ए से ओ की तरफ। तो इसलिए आपका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा टुवर्ड द मेन पोजीशन होता है, बट ऑपोजिट इन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो बच्चों इक्वेशन राइट ऑन करनी है ना, वो हमारे पास है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव एक्स की। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है स्टेट द बेसिक कंडीशन फॉर फ्रिक्शन लेस सिस्टम टू एक्सिक्यूट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमें क्या करना है, एक ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल देनी है जो हमारे पास क्या हो, फ्रिक्शन लेस हो, जिसके अंदर फ्रिक्शन आपके पास प्रेजेंट ना हो हमारे पास। ठीक है, तो वो हमारे पास कंडीशंस तीन है इसकी। रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट एक्ट ऑन द बॉडी, कि आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बॉडी के ऊपर क्या लगनी चाहिए, हमेशा एक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो तभी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ मूव करेगा, अपनी मेन पोजीशन की तरफ को मूव करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, और आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए किस चीज के, आपके डिस्प्लेसमेंट के। ये देखें, अगर यहां पे हम लोग इस सिस्टम की बात करते हैं ना, मैस स्प्रिंग सिस्टम की, तो ये आपकी मेन पोजीशन, मैंने इसको अपने हाथ में हैंग किया और हैंग करने के बाद हम इसको पीछे की तरफ लेके गए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास और डायग्राम, चले हम यहीं पे इसको एक्सटेंड कर देते हैं। आपका ऑब्जेक्ट आ गया कुछ इस पोजीशन के ऊपर, ठीक है, ए के ऊपर। अब जब आप यहां से मेन पोजीशन से ओ की एक तरफ आए हो, तो हमने क्या की, इसके अंदर अप्लाइड फोर्स लगाई, मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया। अब आपके अप्लाइड फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हुई है, रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुई है। अब अगर रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुई है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास किस तरफ होनी चाहिए, आपके डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोग प्रीवियस जो है वो टॉपिक के अंदर स्टडी भी करके आए हैं कि आपका जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, बट नेगेटिव साइन, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसलिए हमें कहता है कि आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए इस इक्वेशन के मुताबिक। रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ऑपोजिट, मतलब कि आपके पास आपके डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो है उसके क्या होनी चाहिए, मुखालिफ सिमत में होनी चाहिए। देखिए, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ओ से ए, और आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किस तरफ है, ए से ओ की तरफ है। ओके, जो हम लोगों ने यहाँ पर बनाई हुई है, ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री एंड फोर्स ऑसिलेशन। उसके बाद आपने डिफरेंशिएट करना है फ्री और फोर्स ऑसिलेशन के अंदर। देखिए बच्चों, फ्री ऑसिलेशन हम आप लोगों को पढ़ा के आए थे कि जिसमें आपके जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है वो आपके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या कर जाए, मैच अप कर जाए। ठीक है, कि मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, बट अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होती। उसको आप लोग क्या बोलते हैं, फ्री ऑसिलेशंस का नाम देते हैं। बट एक ऐसी ऑसिलेशंस जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाए, आपकी अप्लाइड फोर्स इन्वॉल्व हो जाए, उसको आप लोग क्या कहते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन का नाम दे देते हैं। ओके, और दूसरी बात इसमें आप लोगों ने ये याद रखनी है कि हमारे पास जो फ्री ऑसिलेशन है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करता है, डिक्रीज करता है। बट आपके पास जो फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर बार बार क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं। हम डीपली बता के आए हैं, डैम्पिंग के अंदर भी
फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन के अंदर भी, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखा तो हम लोग रिकमेंड करेंगे कि आप वो टॉपिक जाकर जरूर देखें। तो अब हम डिफरेंशिएट्स में कर लेते हैं। वो हमें कहता है ऑसिलेशंस अकर विदाउट एनी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। हमारे पास ऑसिलेशन क्या होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर हम लोग फोर्स को अप्लाई ना करें। सपोज ये पेंडुलम है तो ये हमारे पास इस तरह से एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करता रहे, टू एंड फार मोशन को परफॉर्म करता रहे। आप इसके ऊपर हाथ से कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं लगा रहे, मतलब अगर मैं इसके ऊपर हाथ से फोर्स लगाता तो ये क्या होती है, अप्लाइड फोर्स होती है। अब चूंकि ये हमारे पास मैंने एक दफा यहाँ पे लाया और मैंने इसको छोड़ा और ये ऑब्जेक्ट क्या करने लगे, कुछ इस तरह से मूव करने लगे, अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है, वाइब्रेशंस को रिपीट कर रहा है। इस लाइन का हमारे पास ये मतलब था। उसके बाद हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी सिस्टम की, जिसे ये क्या करेगा, वाइब्रेशंस को परफॉर्म कर रहा होगा हमारे पास, ठीक है। वो हमारे पास होती है फ्री ऑसिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास है फोर्स्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशंस अकर ड्यू टू ऑन एक्सटर्नल फोर्स। आपकी जो ऑसिलेशन है वो किस वजह से परफॉर्म हो रही हो, आपके एक्सटर्नल फोर्स की वजह। जैसे कि ये पेंडुलम है, ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मेन पोजीशन, देन ये किसी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, वापस ये मेन पे आने के बाद यहाँ पे आया तो मैंने हाथ से क्या लगाया, इसके ऊपर फोर्स, देन इसने मूव किया, फिर मैंने फोर्स लगाई तो इसने मूव किया। मतलब मैं अपने हाथ से क्या कर रहा हूँ, फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ बार बार। इसका मतलब है कि आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो फोर्स ऑसिलेशन के अंदर क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ड्राइविंग फोर्स। आपके पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स ऑसिलेशन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है आपकी ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स बच्चों कौन सी है, आपकी अप्लाइड फोर्स है, जो मैं हाथ से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा हूँ। यहाँ पे आए फिर फोर्स लगाऊं, यहाँ पे आए फिर से फोर्स लगाऊं, तो ये जो फोर्स है जो हाथ से इसके ऊपर लग रही है, इस चीज को आप क्या कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स का नाम देते हैं। उसके बाद एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अप्लाइड फोर्स जो है वो क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। तो ये था बच्चों आप लोगों के पास डिफरेंस बिटवीन फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। आई होप सो आप लोगों के 3 क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंड होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। क्या हम एक आइडियल सिंपल पेंडुलम क्यों नहीं बना सकते। अब देखिए बच्चों, पहले मैं आइडियल का मतलब समझा दूं। आइडियल का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जिसको हम लोग क्या करें, 100% इनपुट दें, उससे 100% ही क्या ले लें, आउटपुट ले लें। उस पेंडुलम को आप लोग क्या कहते हैं, आइडियल, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, आइडियल सिस्टम का नाम देते हैं। मींस कि आपका जो पेंडुलम है, मैं इसको यूं मूव करवा के छोड़ दूं और ये कंटिन्यूअसली हमारे पास क्या करता रहे, मोशन को परफॉर्म करता रहे। ऐसा सिस्टम जिसमें हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड ना हो। तो ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि पेंडुलम जो है ना, ये देखिए जब मैं इसको मूव करवाऊंगा ना तो कुछ टाइम के बाद ये हमारे पास क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ अपनी मेन पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन के फैक्टर बहुत ही ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। एक तो हमारे पास स्ट्रिंग की फ्रिक्शन हमारे पास, ठीक है, क्योंकि वेट होगा। उसके बाद जो बॉब आपके पास हैंग होती है, जिसको मेटल की बॉल बोलते हैं आप लोग, उसका भी वेट होगा। दूसरा आपके पास एयर फ्रिक्शन का इसको क्या होगा, सामना होगा। तो इस वजह से हम लोग आइडियल पेंडुलम को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। एन आइडियल पेंडुलम कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड बिकॉज इट रिक्वायर्ड अ मैसलेस स्ट्रिंग। अगर हम लोग जो है आइडियल पेंडुलम क्यों नहीं बना सकते, एक तो हमें क्या चाहिए, मैसलेस स्ट्रिंग चाहिए, मतलब ऐसी स्ट्रिंग चाहिए जिसका मैस जो हो वो क्या हो, ना होने के बराबर हो। अब पॉइंट बॉब और जो बॉब है, जो हम लोगों ने यहाँ पर ये मेटल की बॉब अटैक की होती है, इसका मतलब है पॉइंट वेट का मतलब इतना ज्यादा कम वेट कि जो ना होने के बराबर हो हमारे पास, ऐसा वेट हो, ठीक है। एंड नो एयर फ्रिक्शन, नो एयर रेजिस्टेंस, और हमारे पास क्या हो, एयर रेजिस्टेंस ना हो। अब एयर रेजिस्टेंस को तो हम लोग खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है वो सिंपल आइडियल पेंडुलम को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट है। उसके बाद है 14.5, हाउ डज शार्पनेस ऑफ अ रेजोनेंस अकर। के हमारे पास जो है शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस किस तरह से अकर करती है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की बच्चों जब हमने बात की थी ना, हमने आपको बताया था कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस हमारे पास क्या होती है, कि वहां पर डैंपिंग की जो वैल्यू होती है ना, वो हमारे पास क्या होती है, कम होती है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को क्या करता है, कवर करते हैं। और अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं देखा तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो टॉपिक देख सकते हैं। तो मैं कहता है कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस अकर व्हेन डैंपिंग इज वेरी स्मॉल। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जब अकर करेगी हमारे पास, तब वजूद में आएगी जब हमारे पास डैंपिंग क्या होगी, वेरी स्मॉल होगी। और डैंपिंग कब स्मॉल होगी, जब आपके पास ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा, ठीक हो गया। और ऑब्जेक्ट का वेट कम हो तो डैंपिंग आपके पास क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। इन दिस केस द एम्पलीट्यूड बिकम्स मैक्सिमम। इस केस में आपके पास एम्पलीट्यूड क्या रहता है, मैक्सिमम रहता है। यहाँ पे हम इसकी डायग्राम भी बना देते हैं। अब बच्चों ये जो चीज है ना, वो हमारे पास होता है डिस्प्लेसमेंट, और ये जो आपके पास चीज है ये हमारे पास होती है फ्रीक्वेंसी। तो आप हम लोगों ने वहां पर पे कुछ इस तरह से डिजाइन की थी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट होता है ना, ये आपकी क्या होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को कवर करता है। इससे नीचे भी ये कम करेगा,
अगर इस साइड पर देखें तो इससे नीचे भी ये कम करेगा। मैक्सिमम एबिलिटी कहाँ पे आएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आएगा हमारे पास। बट शर्त यह है कि आपके पास डैम्पिंग क्या होनी चाहिए है, वेरी स्मॉल होनी चाहिए, डैम्पिंग कम हो हमारे पास। उसके बाद है 14.6, वट वुड हैपन टू द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ सडनली स्टॉप। अच्छा, हमारे पास अगर क्या होगा कि आपकी जो स्टॉप है, आपकी जो अर्थ है वो सडनली क्या हो जाए, स्टॉप मतलब घूमना क्या कर दे, बंद कर दे। तो बच्चों हमारे पास होगा क्या कि आपका ज्यादा जो है वो कुछ होगा नहीं। हमारे पास एक्चुअल में होगा क्या कि एक तो आपका टाइम पीरियड जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब थोड़ा सा जो है वो टाइम पीरियड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि आपके अर्थ के स्टॉप होने की वजह से ना आपकी जो ग्रेविटी है वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जस्ट सिंपल आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि ग्रेविटी इंक्रीज एंड टाइम पीरियड ड्रॉप। फॉर्मूले से भी हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास टाइम पीरियड अथवा सिंपल पेंडुलम क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी, और इसका स्केल रूट। ठीक है, लेंथ और इसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ की तो हम बात ही नहीं करते। तो यहाँ पर आपके पास जो टाइम पीरियड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, ग्रेविटी के। अगर आपकी ग्रेविटी इंक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड जो है वो स्लाइटली क्या कर जाएगा, आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ये इसका हमारे पास आंसर है। उसके बाद है कि व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स, व्हाट प्रोवाइड रिस्टोरिंग फोर्स सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस इन दी फॉलोइंग केस। वो हमें कहता है कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो आपको सिंपल हार्मोनिक के कुछ केसेस के अंदर बतानी है, जैसे कि सिंपल पेंडुलम और हमारे पास स्प्रिंग, मैथ स्प्रिंग सिस्टम। अब बच्चों देखें, रिस्टोरिंग फोर्स की बात करें ना, तो मैं आपको प्रीवियसली बता के आया हूं कि रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास वो फोर्स होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके मेन पोजीशन की तरफ क्या करती है, मूव करवा रही होती है। ओके हो गया। तो यहाँ पर आपके पास जो डेफिनेशन है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज मूव द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स मेन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करती है, उसकी मेन पोजीशन की तरफ मूव करवाती है या मोशन करवाती है। अब हमारे पास है केस सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग। अब अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें ना कि सिंपल पेंडुलम के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, तो बच्चों आप लोगों ने कंपोनेंट स्टडी किया हुआ है mg sin थीटा। तो आपके पास ये जो फोर्स है वो हमारे पास क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स का काम करती है किस चीज के अंदर, सिंपल पेंडुलम के अंदर। उसके बाद मैथ स्प्रिंग सिस्टम के अंदर अगर रिस्टोरिंग की बात करें तो हमारे पास यूज होता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू के एंड एक्स। तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव एक्स। तो यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास कुछ ये होती है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ये आपका क्वेश्चन था 14.7 और